2027 में भी जनगणना होने जा रही है और इसमें भी जाति गणना भी इसमें हो रही है। पहले क्या मतलब? जाति गणना 1931 में पहले जाति की गणना हुई थी एक बार, उसके बाद फिर नहीं हुई। जाति के आधार पे गणना होती है? हाँ, इस बार जातियां भी पूछी जाएगी। पहले जातियां नहीं पूछी जाती थी। अच्छा। केवल धर्म पूछा जाता था। अच्छा। अब इस बार जाति की गणना भी हो रही है, क्योंकि ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, धर्म के हिसाब से आपका क्या कहना है? मतलब हिंदू मुस्लिम सिख? हाँ, अभी ला किया है अपनी 83 साल की उम्र में, और फिर बार काउंसिल का एग्जामिनेशन दिया है और एनरोलमेंट कराया है, तो अब मैं एडवोकेट हो गया हूँ। सेवा में जो सुख है और लोगों की जो आपको दुआएं देते हैं, जिनके लिए आप मदद करते हो, वो ज्यादा बड़ी चीज है बजाय पैसे की। नमस्कार दर्शकों, आज आपके साथ एक नए मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम? मैं सुरेंद्र कुमार नेगी हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं ऊना में रहते हैं। और आप क्या करते हैं? मैं अभी तो कुछ नहीं करता। पहले मैं सरकारी नौकरी में था। अच्छा। किंतु अब तो रिटायर्ड हूँ, और रिटायरमेंट के बाद मैंने अभी ला किया है अपनी 83 साल की उम्र में, और फिर बार काउंसिल का एग्जामिनेशन दिया है और एनरोलमेंट कराया है, तो अब मैं एडवोकेट हो गया हूँ। देखिए क्या क्या कर सकता हूँ। 83 साल की उम्र में लॉ कर सकते हैं? हाँ, कि जिस समय मैं रिटायरमेंट के बाद ला करने के लिए अपने लॉ कॉलेज में गया, मुझे बताया गया कि आप ला नहीं कर सकते। हाँ। तो मैंने कहा फिर? तो कहने लगे आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, हम जाएंगे। फिर हम हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट से फिर हम केस जीते, और उन्होंने कहा कि पढ़ाई के ऊपर किसी भी तरह के उम्र का बंधन नहीं है। बहुत बढ़िया बात। और तब हमें लॉ कॉलेज में एडमिशन मिला, मैंने लॉ किया। दर्शकों, मैं इनकी बात से मुझे अपनी बहन की बात याद आ गई। बहन सिलाई कढ़ाई बुनाई शुरू से ही सीखी है और बहुत परफेक्ट काम करती थी। तो हमारे जीजा जी का देहांत हो गया, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसी में मैं कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि वहां गांव के माहौल में क्या होता है कि स्कूल में जॉब्स मिलती हैं और उनसे सर्टिफिकेट मांगा गया। तो और उनकी जो उम्र 45-47 रही होगी उस समय, तो उन्होंने मेरे से बात की। मैं कहा हाँ, आप जाके बात करिए और एडमिशन लीजिए। कहते ऐसे नहीं होता, वो एडमिशन नहीं देंगे ऐसे, क्योंकि एज है, एज के हिसाब से। तो जैसे इन्होंने फाइट किया, और मुझे भी उस समय वो फाइट करना पड़ा, और ये न्यूज़पेपर में स्टोरी भी आई थी सारी। और वो उसने उस एज में ना अपना पढ़ाई करके वो सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। और दूसरा एग्जांपल इनका भी आ गया कि पढ़ाई में और स्किल्स में उम्र का कुछ नहीं लेना देना, वो आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपने क्यों चुना ये लॉ के लिए? ऐसा है, वकीलों की फीस इतनी ज्यादा है, और वकील किसी को किसी भी फीस की रसीद देते ही नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि अगर वकालत मैं करूं तो मैं फीस नहीं लूंगा और मुफ्त में सेवा दूंगा। बहुत, चाहे वो छोटा कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मैं जाऊंगा जरूर, उस बंदे के लिए लड़ूंगा जरूर। तो मेरे सामने तो फिर आप अवतार आ गए हैं कुछ लेके? नहीं, अवतार नहीं, बस विनम्र सेवक हूं। तो वकील का एक दिमागी तौर पे डर भी रहता है कि जिस मोहल्ले में भी वकील रहता है वो अपने आप को वहां का राजा समझता है और अपनी मनमानी से लोगों पे दबाव डालता है। ये मैं बहुत बार देख भी चुका हूं।
वो जानबूझ के भी परेशान करता है। तो आपका ऐसा कुछ मानना है? नहीं, मेरा तो ये सोच है कि आप जितने विनम्र रहेंगे और सेवा भावी जितने रहेंगे, शायद आप ज्यादा कुछ कर पाएंगे लोगों के लिए। किसी भी तरह के अहम को पाल कर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पैसा जरूर कमा सकते हैं, हाँ। पर और कुछ नहीं कमा सकते। पैसा और खुशी, अब दोनों को अलग समझते हैं कि या पैसे से ही खुशी मिलती है या रिलेटेड है दोनों? खुशी अलग है, पैसा अलग है। सेवा में जो सुख है और लोगों की जो आपको दुआएं देते हैं, जिनके लिए आप मदद करते हो, वो ज्यादा बड़ी चीज है बजाय पैसे की। मेरे हिसाब से तो वो वैसी करेंसी है जो इस दुनिया में वो करेंसी लोगों को वैल्यू उसकी नहीं मालूम। सही बात है, बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात आ गई कि हमारे जो चैनल का नाम है मानव या दानव। आप सोच पाएंगे कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा होगा? आपके दिमाग में जो मानव है उसके मूल्य शायद सबसे बड़े हैं, और दानव जिसके मूल्य सबसे कम हैं, और जो हिंसा प्रवृत्ति है, जो नीच प्रवृत्ति है, उसको आपने दानव की संज्ञा दी है। और जितनी उच्च प्रवृत्ति है, कल्याणकारी प्रवृत्ति है, दया की प्रवृत्ति है, उसको आपने मानव की संज्ञा दी है। तो मेरे मत से तो शायद ऐसा ही कुछ। बहुत अच्छा अर्थ निकाला, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन कई बार अपने पॉडकास्ट में पूछता हूँ, क्योंकि हर एक की अपनी सोच होती है, हर एक का अपना सजेशन होता है। तो हर व्यक्ति को हक है अपना सजेशन देने का, बोलने का अधिकार है। तो इसीलिए मैं ये प्रश्न भी रख देता हूं कि मेरी सोच हो सकता है मानव या दानव के पीछे क्या रही होगी। मेरी तो ये क्राइम को लेके रही थी कि जो क्राइम हमारे भारत में बढ़ता जा रहा है, जैसे जो पीछे कुछ समय से आप न्यूज देख ही रहे होंगे कि जो घटनाएं बच्चों के किडनैपिंग की हुई, और दानवता की हद भी कुछ पार हो गई कि वो फाइलें जो खुली हैं, अगर वो उसमें 10% भी सच्चाई है तो वो एक घिनौना है। तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, तेजी से क्राइम रेट बढ़ा है, और समाज, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सब परेशान है इन सब चीजों से। मगर क्या किया जा सकता है? इसके लिए तो यही है कि प्रशासन यानी कि एग्जीक्यूटिव थोड़े और चुस्त मुस्त हों, और जुडिशरी और ज्यादा न्यायप्रिय हो, और ज्यादा सुमोटो प्रकरणों को ले और तत्काल न्याय की कार्यवाही करे, तब चीजें बेहतर हो सकती हैं, अन्यथा नहीं। इन्होंने बहुत बढ़िया बात कह दी कि तत्काल। तत्काल का मतलब हो गया कि वो केस जो है महीने 2 महीने के अंदर सॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि 20-20 साल केस तारीख पे तारीख नहीं होना चाहिए। तारीख पे तारीख नहीं होना चाहिए। और ये भी कुछ हद तक अपराध को और बढ़ावा मिलता है, इससे दानवता बढ़ रही है। बिल्कुल, तो इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। और आप अगर लोगों के लिए फ्री केस लड़ने निकले हैं तो वो लोग आपसे संपर्क कैसे करें? कि आप कमेंट्स में लिख सकते हैं वो? हाँ, कमेंट्स में मेरा नंबर आप डाल दें, मैं नंबर डालूंगा आपका। और लोग जो मुझसे सलाह भी लेना चाहते हैं तो मैं उनको सलाह भी दे सकता हूँ। तो आपका क्या समय रहेगा अगर आपको वो मोबाइल के द्वारा संपर्क करें तो? आप नहीं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर वो अपनी मैसेज डाल सकते हैं। दर्शकों, बहुत अच्छी बात है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी समस्याएं लिख सकते हैं इनको। और अगर आपका कोई भी केस चल रहा है, या कोई आपको लग रहा है कि आपका एडवोकेट किस ढंग से लड़ रहा है या नहीं पूरी तरह अटेंड कर पा रहा, तो आप सलाह भी ले सकते हैं। तो अब रही बात आपके निजी जीवन से लेके, आपका जो ये जीवन का मकसद, जब से आप इस पृथ्वी पे आए हैं और अब तक का जो सफर है, उसकी कुछ अच्छी बातें हमें बताइए जो आप भूले नहीं है।
अच्छे माँ बाप के यहाँ जन्म, बहुत बढ़िया। पहली बात। हम्म, बहुत प्यारी प्यारी बहनें 5 मेरी हैं, हम्म, एक कभी दिवंगत हो गई हैं, तो उनका बहुत प्रेम स्नेह मुझे मिला। एक छोटा भाई है, उसका बहुत प्रेम स्नेह प्राप्त है। पत्नी है, उसका प्रेम प्राप्त है। 2 बेटे हैं, उनका प्रेम प्राप्त है। 2 बहुएं आ गई हैं, उनका प्रेम सम्मान प्राप्त है। 2 पोतियां आ गई हैं, उनका प्रेम सम्मान प्राप्त है। तो मुझे अपनी जिंदगी से किसी भी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं है, पूरी तरह तृप्त और प्रसन्न हूँ। तो आपका ज्यादा समय जो बीता है पिछला कौन से शहर या गांव में बीता है? वैसे तो मेरा पूरा समय अधिकतम भोपाल में बीता है, और भोपाल के अलावा भोपाल वही जो गैस हाँ, कांड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, गैस कांड के समय हम वहीं थे। अच्छा। हम लोगों ने उसे झेला है, भोगा है, हम्म, उसकी तकलीफों को भी भोगा है। और मैं स्वयं अस्थमा से कई समय तक पीड़ित रहा उसके कारण। तो तकलीफें तो हुई है लोगों को। उस फैक्ट्री के जो नजदीक थे लोग, हाँ उनसे भी आप मिले हैं कभी? हाँ हाँ, बहुत। तो उनको क्या हम तो तकलीफें ज्यादा रही हैं क्या? उनको उनको ज्यादा रही है, जो एकदम फैक्ट्री के पास वाले एरिया में रहे हैं, हाँ। वो तो बहुत ज्यादा भी जाए। कई लोग तो मर ही गए, मर अच्छा, ही गए। मरी। कुछ तत्काल मर गए, कुछ थोड़े दिनों में मर गए, और कुछ धीरे धीरे मर गए। हम्म, जो इलाज जिनको सही मिल पाया, हम्म, जो इलाज सही लेते रहे, वो बच गए हैं। हम्म, हम उन एक भाग्यवानों में से हैं जो उस समय के बचे हुए लोगों में से हैं। देखिए, तो मेरे मन में एक सोच आ रही है कि ऐसी जो फैक्ट्रियां हैं, ऐसी जो चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे गवर्नमेंट की हैं, कुछ इस टाइप की, तो वो क्या आबादी के एरिया में लगना चाहिए? कतई नहीं, कतई नहीं। उससे पर्याप्त दूरी पर ही उनको लगना चाहिए। और भोपाल का तो यह जो था, यह अमेरिका के द्वारा उसका रिसर्च वर्क था कि अगर ये गैस से यदि हम भविष्य में लोगों को यदि मारने की सोचें युद्ध के दरमियान, तो इस गैस का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट भी उनके यहाँ की भोपाल की लेबोरेटरी में उनका रिसर्च वर्क भी चल रहा था। ओहो। तो ये बड़ा ऊंचा ऊंचा खेल है। तो आपने तो ये बात कह के मेरे तो सेरन और मतलब अंदर तक खिल गया हूं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, एक मानव और दूसरे देश के लिए ऐसा सोच सकता है कि मैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनने अपने यहाँ पर अपनी लेबोरेटरी स्थापित करके रखी थी इस बात की जांच के लिए कि इस गैस का असर किस तरह होता है इंसान के शरीर पर। तो अभी तो कुछ मेरे ख्याल वो एग्रीमेंट से हो रहे हैं कि कुछ और फैक्ट्रियां इधर आके लगेंगी, ऐसा सुनने में आया था। यदि ऐसी कोई फैक्ट्रियां लगती हैं तो उन पर सरकार ने नियंत्रण रखना चाहिए, उनको आबादी से बहुत दूर जगह देना चाहिए, और बीच बीच में उनके निरीक्षण किए जाना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए कि ये आखिर क्यों कर रहे हैं। इनके यहाँ की इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ साथ इनकी कोई रिसर्च लेबोरेटरी भी है क्या, और उस रिसर्च लेबोरेटरी में ये क्या कर रहे हैं, तो उसकी सारी जानकारी बाहर जाने के पहले अपने यहाँ से छन के जाना चाहिए। इस हिसाब से तो दर्शकों, पब्लिक को भी जागरूक रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसके आसपास क्या हो रहा है। बिल्कुल, जनता जब तक जागरूक नहीं रहेगी तब तक वो कहीं भी न सरकारों पर और न प्राइवेट बॉडीज पर और न किसी पर किसी तरह का कोई अंकुश लगा पाएगी। तो जनता का जागरूक बने रहना लगातार जरूरी है। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा है कि उस कांड में कितने लोग चले गए होंगे जिन्होंने जान गंवाई होगी, या कोई आंकड़ा सही नहीं है। या कोरोना में, एक कोरोना भी चाइना की लेबोरेटरी से ही आया था, सुनने में तो ऐसा आया। बिल्कुल बिल्कुल, ये आंकड़े देखिए, ऐसा है सरकारी आंकड़े कुछ और होते हैं, और हम तो खैर जिस समय घटना घटी उसी समय जाके हम हमीदिया कॉलेज गए ये देखने के लिए कि आखिर क्या है। तो वहां तो हजारों लाशें मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड में बिछी हुई थी, सफेद
तो उन पे लाशों पे कवर चढ़े हुए थे, हर लाश के ऊपर। तो वो दृश्य तो हमारी जिंदगी का आज भी रूहें हमारे खड़े हो जाते हैं कि। और फिर जितने सरकारी आंकड़े मृत्यु के हैं, उसके अलावा कई नर्मदा में बहा दिए गए जिनके कोई आंकड़े नहीं। और ऐसे आंकड़े कभी भी सही नहीं होते। हाँ, वो को कुछ तो आंकड़े तो तभी आते हैं क्योंकि सही आंकड़े का मतलब उतने लोगों का उत्तरदायित्व लेना और उनको उतना मुआवजा देना, दिलवाना, ये सब बड़ी बातें आती हैं उसके साथ जुड़ी हुई। तो हमें आने वाले टाइम में भी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे देश में हाँ, हमें आज ये भी नहीं तो मालूम कि हमारे की जनसंख्या कितनी है, हम दुनिया में कौन से स्थान पे हैं, अभी 5वें पे है, तीसरे पे। जनसंख्या के लिए तो अब जनगणना होती चली जा रही है। मेरे को तो लगता है अभी पिछले 15 सालों में शायद नहीं हुई है ना, ये अलग बात है, पर अदरवाइज इसके लिए 10 साल का सरकारी नियम है। अच्छा। और सन 1872 से आजादी के बहुत पहले से ही अपने यहाँ जनगणना होती रही है। तो 1872 में पहली जनगणना हुई, फिर उसके बाद लगातार 81 में हुई, फिर उसके बाद हर 10 साल में होती चली जा रही है। अच्छा। आजादी के बाद भी 1951 में अपने यहाँ हुई और 1948 में अपने यहाँ पर बाकायदा सेंसस एक्ट पारित हो गया और उस एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर उसका अपॉइंटमेंट कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ होम्स के अंतर्गत ये कार्य करते हैं और जनगणना कराने का कार्य पूरी उनकी टीम के द्वारा करवाया जाता है। तो अभी 2027 में भी जनगणना होने जा रही है और इसमें भी जाति गणना भी इसमें हो रही है। पहले 1900 क्या मतलब जाति गणना मैंने 1931 में पहले जाति की गणना हुई थी एक बार, उसके बाद फिर नहीं हुई। जाति के आधार पे गणना होती है। हाँ, इस बार जातियां भी पूछी जाएगी, पहले जातियां नहीं पूछी जाती थी। अच्छा। केवल धर्म पूछा जाता था। अच्छा। अब इस बार जाति की गणना भी हो रही है क्योंकि ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी धर्म के हिसाब से आपका क्या कहना है, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख? हाँ 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 हाँ। और जो किसी धर्म को नहीं मानते उनका क्या? इसमें भी जो सेंसस कमिश्नर, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर है कि जिनके पास कोई धर्म नहीं है, जो आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ईश्वर को नहीं मान रहे, वही उन्हीं लोगों के लिए जो कि धर्म नहीं मानते और जिसका कि आर्टिकल 25 संविधान में प्रावधान है कि आप अपना धर्म नहीं है ऐसा प्रोफेस कर सकते हैं। अच्छा। उन लोगों के लिए कोई प्रावधान इस जनगणना में नहीं रखा। यह भेदभाव डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने किया, ये भेदभाव जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ और सेंसस कमिश्नर है उसने किया। ये पब्लिक अथॉरिटी है, इनको अधिकार है कि सारे लोगों को इस देश के गणना की जाए, किंतु इन्होंने केवल हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, बौद्धों को, सिखों को और जैनों को, केवल इन 6 धर्मावलंबियों को केवल गिनने के लिए इन्होंने कोड निर्धारित किए हैं 1 2 3 4 5 6 और धर्महीनों के लिए कोई कोड नहीं है, उनको गिना ही नहीं जाएगा। तो फिर ये जनगणना का है कि ये जनगणना एक गलत जनगणना होगी। ये जनगणना इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की जनगणना लोगों के सामने जो आएगी वो गलत आएगी, शुद्ध नहीं आएगी, एरोनियस आएगी। अगर मेरे हिसाब से अगर 40% लोग ऐसे हैं तो क्या हम मान के चलें कि हमारी जनगणना में हम उतनी परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी हमें? वो जितने भी हैं उनकी जनगणना होना चाहिए, उसका प्रावधान इनके प्रारूप में होना चाहिए। इनका जो क्वेश्चनायर है उसके अंदर इनका जैसे 6 धर्मों को गिना वैसा आखिरी धर्महीनों को गिनना था। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम आया और सबसे आखिरी नोटा लिया, वैसा ही यहां पर भी नन ऑफ द अबव नोटा लेना था और
उनको भी ये देना था ये प्रावधान। डेटा आपको किसने दिया, किसने बताया कि ऐसा ये तो होगा? सब समाचार पत्रों में रात दिन प्रकाशित हुए हैं अच्छा, कि ये नहीं होगा। ये इनको ये नहीं होगा। और इस संदर्भ में मैंने बाकायदा इनको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ और सेंसस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। अच्छा, मैंने कहा चिट्ठी क्या लिखूं, मैंने आरटीआई ही कर दिया कि मेहरबानी करके आपका जो क्वेश्चनायर है, आपका प्रश्नावली है, वो मुझे भेजें। तो उनने, और उसके लिए 10 रुपए का प्रावधान था, वो मैंने भेजा। अच्छा, तो उसके बाद उनके नहीं भेजा उन्होंने, जवाब नहीं आया आपको? जवाब आया और उसके अंदर उन्होंने 10 रुपए का जो पोस्टल ऑर्डर उनने मांगा था, बैंक ड्राफ्ट, वो बैंक ड्राफ्ट मैंने बना के भेजा था, वो मेरा बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया। मैंने फिर उनके जो पब्लिक फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी है उसको मैंने अपील की कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। उसने भी कहा नहीं नहीं जी, वो तो आप जैसा वो कह रहे हैं वैसा आप करो। फिर उसके बाद मैंने कहा अब क्या करूं, अब तो सीधा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो दिल्ली में बैठा है इन सब का, उनको शिकायत करूं, शिकायत का प्रावधान है। तो मैंने उनको शिकायत करी और फिर सेकंड अपील भी उनको करी। मजेदार बात यह है कि आज 6 महीने हो गए, उनका जवाब तक नहीं आया। नहीं, ये आपने एडवोकेट बनने से पहले किया या बाद में किया? यानी एडवोकेसी का कोई संबंध ही नहीं था, लेकिन अच्छा। एडवोकेट बनने के बाद भी किया। अच्छा, मैं तो शुरुआत तो मैंने करी दी थी, एडवोकेसी तो बीच में हो गई। अच्छा, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। ये तो साधारण आदमी को भी राइट टू इंफॉर्मेशन में अधिकार है, अधिकार है ना? तो है। तो मेरा मतलब ये है कि क्या इसी वजह से ही आप एडवोकेट तो नहीं बने? नहीं नहीं नहीं, नहीं। एडवोकेसी का तो जन कल्याण का भावना से मैंने बना। ओके। और ये तो ऐसा है कि जब इनने जवाब नहीं दिया तो फिर मैंने कहा अब क्या करूं, इनने फॉर्म तक नहीं मेरे को दिया। तो फिर मैंने उनको रजिस्ट्रार जनरल को चिट्ठी लिखी कि महोदय आपने 6 धर्मों को लिया है, ये 7वां धर्म, 7वां जो धर्महीन है, इनके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा, कृपा करके इनके लिए कोड और इनकी कैटेगरी उसमें शामिल करिए आपके फॉर्म में। आज तक उसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रिमाइंडर मैंने भेजा, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। अंततः थक हार के मैंने सोचा अब मैं केस कोर्ट में लगाऊं। कोर्ट में लगाने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में लगाऊं, क्योंकि लोगों के फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहे हैं, उनका हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का। एक आदमी को गिना न जाए जो इस देश में रह रहा है, और उसको यदि गिना ही न जाए तो क्या उसके अधिकारों का हनन नहीं है, मौलिक अधिकारों का? वो हनन तो है ही है। और उसके अलावा आप ये देखिए ना, क्योंकि हमारी सारी व्यवस्था जो चल रही है खाने पीने से लेके हर आइटम की, वो पॉपुलेशन के आधार पे चलती है। भी हमें पता होगा कि इतना पॉपुलेशन हमारा है, तभी हम उनके लिए अपने देश में वो भंडार अनाज के हर चीज के, क्योंकि हर एक ने खाना है, खाना तो हर एक का चाहिए, और हर चीज ही जनगणना पे ही डिपेंड हो जाती है। जनगणना के आंकड़ों पर ही नीतियों को क्रियान्वयन के लिए ये डेटा काम का होता है। योजनाएं जितनी बनती हैं उसके वो इसी के आधार पे बनती है। पर जब उनको गिना ही नहीं जाएगा तो सवाल ही नहीं उठता उनके लिए कुछ करने का या सोचने का। तो मैंने तो खैर इसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों से चर्चाएं की। सबसे बड़ी तकलीफ है, एडवोकेट हूं मैं तो सीधा जा सकता हूं, पर सबसे बड़ी उसमें आवश्यकता होती है एओआर की, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। वो जब तक मदद नहीं करे आपका केस सुप्रीम कोर्ट में लग नहीं सकता। इंटरनेट पे मैंने ढूंढा कि एओआर कोई है माइका लाल जो बिना फीस लिए हुए प्रो बोनो कहलाते हैं, ऐसे प्रो बोनो कहते हैं उनको। मेरे को एक याद आ रहा है जिनकी मैं काफी वीडियोस भी शायद देखता था, सीमा हैदर पाकिस्तान से जो आई थी। हाँ। मैंने देखा था कि उनका केस उन्होंने फ्री में लड़ा था। हाँ, तो ऐसे लोगों को मैंने कई लोगों से बात की कि भैया इस केस को मेरे क्या आप लगा सकते हैं, बाकी लड़ने का काम तो मैं कर लूंगा। रेट मैंने बना ली है, सारी जानकारी मैंने इंटरनेट सर्च कर ली है, सब मैंने तैयार कर लिया है, केवल आप मेरा केस भर लगा दो। कोई माइका लाल अभी तक तैयार नहीं हुआ इस पूरे देश में। इतने एओआर हैं, एक भी एओआर इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अगर जनगणना हो जाती है तो इससे हमें कोई फर्क पड़ेगा? अगर वो एक आंकड़ा समझ लें, इतना नहीं तो उतना है, उससे कोई फर्क पड़ेगा? हमें फर्क पड़ेगा। आप इग्नोर हो गए, आप गिने ही नहीं गए, आप हो ही नहीं दुनिया में, विश्व जानता ही नहीं कि आप भारत में रहते हो और आप हो, जीवित हो।
बहुत बड़ी बात। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती। ये देश के लिए शर्मनाक स्थिति है, इस सेकुलर कंट्री के लिए शर्मनाक स्थिति है, ये देश के तंत्र के लिए शर्मनाक स्थिति है, देश की सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है। और उस संविधान का क्या, जिसके ऊपर हम, अरे संविधान के अंदर तो प्रावधान है इस बात का कि ये जनगणना होगी, उसके बावजूद ये हाल है। मैंने बहुत से पॉडकास्ट में लोगों से पूछा है कि आपने संविधान पढ़ा है? लोगों ने कहा नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ा है? भाई मुझे तो अपने लॉ की डिग्री के लिए पढ़ना ही पड़ा। हाँ, अच्छा, ठीक, सवाल ही तो अच्छी बात है। मतलब जिसने भी लॉ किया है तो उसने संविधान पढ़ा होगा, पढ़ा ही। तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनको इसका ज्ञान है तो वो इनकी बातें, इनका दर्द समझ पा रहे होंगे, और कोई भी अगर इनकी हेल्प उस काम में कर सकता है तो मैं तो कहूंगा कि उसको आगे आना चाहिए। और मजेदार बात यह है कि इसके पहले की जितनी जनगणनाएं हुई, हाँ, उन जनगणनाओं में इनका बाकायदा गणना हुई। अच्छा, हाँ, धर्महीनों की, नास्तिकों की, एग्नोस्टिकों की, एथिस्टों की, इनकी जनगणना हुई, किंतु हाँ, कोड इस बार इन लोगों ने दिए और केवल इन्हीं 6 लोगों को दिए। अगर ये 7वें को भी दे देते, अगर धर्महीनों को, तो ये भी पहले भी कोड नहीं था। ये कोड क्यों लाया, आपके विचार से क्यों आया होगा? ये उसका एक तर्क देते हैं कि जी जरा कंप्यूटर युग में मोबाइल से आंकड़े कलेक्ट हो जाएंगे। अरे आंकड़े कलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन सही आंकड़े तो हो। अगर तुमने मोबाइल से किया और कंप्यूटराइज्ड भी किया और आंकड़े ही सही नहीं हैं, तो किस काम का ये जनगणना? दिखावा है ये। दर्शकों, आप अपनी राय दीजिए कि अगर 5 या 6 कोड जो भी ये कह रहे हैं उतने बन सकते हैं, तो एक ही कोड ऐड होना है ना, एक कोड जो धर्महीन है उनका ऐड होना है ना। तो क्या ये सही है? आपको सही लगता है, ये गलत लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। चलो, ये तो बात हमारी वो जनगणना के लिए वैसे ही आपकी बातों बातों से निकल आई। और कोई ऐसा मुद्दा है हमारे भारत में जो आपको लगता है बदलाव होना चाहिए किसी भी विषय में? हाँ, अरे धर्म के ही मामले में लो ना। हाँ, धर्म, जो बच्चा पैदा हुआ उस पे धर्म थोप दिया जाता है। हिंदू के घर में हिंदू बच्चे पे थोप दिया जाता है हिंदू धर्म, मुसलमान के घर में मुसलमान, सिख के घर में सिख, जैन के घर में जैन, बौद्ध के घर में बौद्ध, ईसाई के घर में ईसाई। अरे भैया, उसको जानने तो दो। 18 साल का होने पर आप उसको मत देने का अधिकार देते हो, तो 18 साल होने पर उसको धर्म के चयन का भी अधिकार दो। तब तक उसका कोई धर्म ना हो, सवाल ही नहीं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं आपसे। नहीं, ना हो, ना अगर मेरा मतलब है घर में आया है, नहीं छोटी आया से मतलब नहीं है। आया तो मतलब हमारी बपोती हो गई उस बच्चे पे जाति करने की। तो ऐसे तो वो भी तो लोग हैं जो बाद में धर्म बदल लेते हैं। नहीं, तो बाद में धर्म बदलने का ही सवाल है। अगर आपने उसको संस्कार दिए हैं और वो यदि घर में आपके धर्म को पसंद करता है, तो 18 साल की उम्र में वो चयन कर लेगा आपके ही धर्म को। और नहीं यदि पसंद आया तो दूसरे धर्म का चयन करेगा, और पसंद नहीं आया कोई भी धर्म तो बिना धर्म का रहेगा। तो ये स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलना चाहिए व्यक्ति को? एक जीवित और समझदार व्यक्ति को यह स्वतंत्रता, वर्ण की स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलना चाहिए? धर्म के वर्ण की स्वतंत्रता, यह हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो फिर तो आपके हिसाब से माँ बाप और बच्चा अलग ही हो गए? नहीं, अलग क्यों हो गए? एक साथ रहे ना। सेकुलर परिवारों में एक उदाहरण देता हूं मैं। विजयवाड़ा में एक बहुत बड़े नास्तिक पैदा हुए हैं, जिनका बहुत उल्लेख है। गांधी जी के जमाने में थे, गांधी जी के समकालीन थे, गांधी जी से उन्होंने संवाद किया था। गांधी नास्तिक संवाद के नाम से सर्व सेवा संघ की किताबें पब्लिश्ड हैं। अच्छा, वो पढ़िए आप। अच्छा। उसके अंदर बाकायदा अंत में गांधी जी ने उनको खुद हाथ जोड़ के कह दिया कि आप भी सही हो सकते हैं। अच्छा, ये हालत है। तो उनके घर जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा। विजयवाड़ा गया मैं। उनके गोरा जी के गोपी राजन कहलाते हैं वो, लेकिन माँ का नाम गोपी और पिता का नाम राजन था, तो उनने अपना नाम एक एक अक्षर लेके गोरा रख लिया। तो वो गोरा साहब के घर में गया तो मैंने देखा कि उनकी सारे लड़के सब अलग अलग
धर्मों की बहुओं को लाए हैं और सारी लड़कियां अलग अलग धर्मों के दामादों को घर में लाए हैं और एक ही घर में एक साथ रहते हैं। एक आदर्श सेकुलर परिवार देखने का सौभाग्य, रहने का एक मतलब आपने एक घर में भारत देख लिया। हाँ, एक घर में पूरा भारत, और सेकुलर भारत, हिंदू भारत नहीं, हाँ। मुस्लिम भारत नहीं, सिख भारत नहीं, जैन भारत, बौद्ध भारत नहीं, एक सेकुलर भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत, जो हमारी वास्तविक तासीर है भारत, वो वहां है। क्या आपके हिसाब से वो सनातन है? सनातन और उसकी मुझे थोड़ा सा डेफिनेशन बताइए। मैं सनातन की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं जो दूंगा वो सिर्फ सेकुलर की डेफिनेशन दूंगा, धर्मनिरपेक्ष की दूंगा। अच्छा। सनातन की डेफिनेशन आप सनातन वालों से पूछें, हम जानना ही नहीं चाहते। अच्छा। हम जानना ही नहीं चाहते क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष है और ये संविधान ने हमें कहा है कि देश धर्मनिरपेक्ष है और हमारी मान्यता है। हमें लगता है कि इस देश में हम एक धर्म विशेष, वो कोई भी धर्म हो, और यहाँ सब मिलजुल के रह रहे हैं, वो कोई भी धर्म हो, हाँ। उस धर्म का नाम नहीं लेना चाहता मैं, कोई भी धर्म हो, वो एक धर्म का अगर शासन होगा तो बढ़िया नहीं। ये फुलवारी है, इसमें अलग अलग रंग और अलग अलग खुशबू से इसे महकना चाहिए। तो जब तक इसमें अलग अलग धर्म और धर्महीन लोग जब तक नहीं रहेंगे एक साथ मिलजुल के, गंगा जमुनी संस्कृति के साथ जब तक नहीं रहेंगे, तब तक ये देश रहने लायक नहीं बचा रहेगा और इसको बचा रहना चाहिए। नहीं, इसलिए आज आप हमारी संसद देखिए, हाँ, तो उसमें भी तो सब मिले जुले ही लोग हैं, मिले जुले लोग हैं। हाँ, सब वो भी तो अलग अलग धर्मों से निकल के आए हैं। हाँ, हाँ। तो उसको क्या समझते हैं? वो भी तो एक आपके सामने उदाहरण है। वो है उदाहरण, परंतु उन्होंने वहां एक धर्म विशेष की वकालत यदि वो वहां करते हैं तो वो गलत है। उन्होंने इस देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखना चाहिए। मेरे मन में प्रश्न आया कि इसको लेके क्या किसी ने प्रश्न नहीं उठाया? ये जनगणना के कोड बता रहे आपने, हाँ, किसी ने नहीं प्रश्न संसद में उठा इस बात के लिए आज तक? अभी तक तो मुझे देखने को नहीं मिला। मैंने कई एमएलए एमपी से मैंने बात की, उनसे निवेदन किया कि भैया इस प्रश्न को उठाइए, आप राज्यसभा में, लोकसभा में, जहां उपयुक्त अवसर मिले आप उठाइए। अभी तक तो मुझे जानने को नहीं मिला। दुर्भाग्य है मेरा, दुर्भाग्य है देश का, दुर्भाग्य है बेचारे धर्महीनों का। तो मुझे तो काफी हैरानी हो रही है इस बात की, अगर किसी के नोटिस में ये बात नहीं आ रही या नोटिस में आई है तो उसको इग्नोर किया गया है। नहीं, मजेदार बात यह है कि जो विपक्ष है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, उन तक ये बात पहुंचाने के लिए मैंने बहुत यत्न किए, उन तक भी ये बात नहीं पहुंच सकी। मैंने कहा भाई उनके मुंह से अगर ये प्रश्न उठ जाएगा तो कम से कम इस देश में हलचल होगी, संसद में हलचल होगी। वो जो छोटा सा एक मामला है कि एक कैटेगरी को जोड़ना है और एक कोड नंबर देना है, बस उतना सा मामले से सुलझ जाएगा, न्याय मिल जाएगा, इस देश का एक सही जनगणना का आंकड़ा आ जाएगा। नहीं सुना कि अभी भी समय है, अभी भी अगर सुन रहे हैं कोई जो तंत्र में बैठे हुए हैं, अगर उनको लगता है कि यह अन्याय है उन धर्महीन लोगों के साथ, तो उन लोगों ने इसे जोड़ना चाहिए। अभी भी समय है, जिससे कि कल इस बात की आलोचना न हो और कल देश और देश के बाहर इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की आलोचना न हो और वो देश जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कहीं न कहीं आलोचना का शिकार बनाते हैं, उनको एक और मुद्दा मिल जाएगा, यह कि धर्महीनों की जनगणना नहीं हुई। इससे बचा जा सकता है, यह सरकार बच सकती है। तो विपक्ष में सिर्फ आप राहुल गांधी को, राहुल गांधी नहीं और जो भी सारे, हाँ, और कौन कौन है मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि मेरी नॉलेज इतनी शायद नहीं है। समाजवादी पार्टी में लोग नहीं सुना कि अभी भी समय है, अभी भी अगर सुन रहे हैं कोई जो तंत्र में बैठे हुए हैं, अगर उनको लगता है कि यह अन्याय है उन धर्महीन लोगों के साथ, तो उन लोगों ने इसे जोड़ना चाहिए। अभी भी समय है, जिससे कि कल इस बात की आलोचना न हो और कल देश और देश के बाहर इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की आलोचना न हो और वो देश जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को
कहीं न कहीं आलोचना का शिकार बनाते हैं, उनको एक और मुद्दा मिल जाएगा, यह कि धर्महीनों की जनगणना नहीं हुई। इससे बचा जा सकता है, यह सरकार बच सकती है। तो विपक्ष में सिर्फ आप राहुल गांधी को मानते हैं? राहुल गांधी नहीं, और जो है भी कोई? और सारे, कौन है? हाँ। और कौन कौन है, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि मेरी नॉलेज इतनी शायद नहीं भाई है इसमें। समाजवादी पार्टी में लोग हाँ, हैं, हाँ, क्या कहना चाहिए, दक्षिण में डीएमके है, अन्ना डीएमके है ये सब अच्छा। कर सकते हैं। विपक्ष की आवाज बहुत बुलंद आवाज है इस देश में। ये अलादी बात है कि वो विपक्ष में है, लेकिन ऐसा नहीं है, जनता देख रही है और सब समझ रही है, ऐसा नहीं है। नहीं, ये तो शुरू से ही चला आता है कि एक पक्ष में होता है, एक विपक्ष में होता है, और दोनों बैठते हैं संसद में। हाँ, तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं है ना, कि वो विपक्ष बैठ ही नहीं सकता उसमें। नहीं, सवाल ही नहीं है। उसकी भी तो सुनी जाती है ना। बिल्कुल सुनी जाती है, और वो बात जनता तक आती है। हाँ। जनता देख रही है, समझ आजकल रही तो है। लाइव भी चलता है शायद, बिल्कुल हर चीज लाइव चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों ने सरकारी चैनल देखना बंद कर दिया, यूट्यूब चैनलों से खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। अब तो जहां से सही खबर मिले, आम जनता इतनी चतुर हो गई है कि वहां से खबर सुनती है। वो अब सरकारी चैनलों को देखना धीरे धीरे कम कर दिया उन्होंने। तो मेरे को तो लगता है ये मानवता के लिए हित में भी नहीं है। बिल्कुल मानवता के हित में नहीं है, भारत के हित में नहीं है, भारत के लोगों के हित में नहीं है, देश के चरित्र के हित में नहीं है। ये सेकुलर कंट्री के नाम से देश पूजा जाता है कि देश, पूरे दुनिया में अगर कोई सेकुलर कंट्री है तो इंडिया है। और जब पता लगेगा कि इस इंडिया में ऐसे भेदभाव हो रहे हैं, स्वाभाविक है इसकी साख गिरेगी। मुझे राम राज्य की बात याद आ रही है। राम राज्य के समय में भी राम जी के सामने जिन्होंने, जिस वो जाति के थे, उन्होंने सीता जी पे कुछ बात कही थी, पर राम जी ने उनका भी स्वीकार करते हुए परीक्षा ली और सारा कुछ आपके सामने है। तो क्या हम राम के नाम से तो नहीं खेल रहे कहीं? अब राम के नाम को तो क्या कहा जाए, धर्म की राजनीति हो रही है। अच्छी राजनीति वो है जहां धर्म और राजनीति दूर दूर हों। धर्म से राजनीति का घालमेल एक खतरनाक प्रयोग है जो कि हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। धर्म दूर रहे, राजनीति दूर रहे। धर्म का राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अमेरिका में देखिए आप, वहां पर धर्म और राजनीति दूर दूर है। धर्म अलग है, राजनीति अलग है, चर्च अलग है, राजनीति अलग है। पहले के जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने भी अपने गुरुदेव रखे हैं जिनकी वो सलाह लिया करते थे। इवन राम भी अपने गुरु से पूछते थे। तो इसमें आज के समय में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई वही जरूरत, कोई सलाह देने वाला नहीं है, या सलाह देने वाले की बात नहीं है। सलाह देने वाले तो बहुत बैठे हैं, लेकिन सलाह लेने वाला कोई नहीं। तकलीफ वहां है। यदि घड़ा उल्टा है तो उसमें पानी नहीं जाएगा। तो सब उल्टे घड़े बन गए हैं। हमें कुछ नहीं ग्रहण करना, हमने जो करना है वो करना है, बस। एक एडामेंसी आ गई है सरकार के भीतर, सरकार के पब्लिक अथॉरिटीज के भीतर। तो आने वाला समय जो है, आने वाला नवयुवक के लिए आने वाला समय है, क्योंकि राजनीति में नवयुवक नहीं आना है और देश को भी उन्होंने ही संभालना है। तो उनके लिए क्या सुझाव है आपके पास? आज के नौजवान के लिए सबसे पहला सुझाव तो यह है कि उसे संविधान को पढ़ना चाहिए। संविधान को पढ़ना चाहिए, संविधान की मूल भावना को ग्रहण करना चाहिए। सेकुलर क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, गंगा जमुनी संस्कृति क्या है, प्यार मोहब्बत क्या है, जातियों के बीच में भेदभाव मिटे, इसके लिए क्या करना चाहिए। इन सब बातों पर जब तक नौजवान हमारा सोचेगा नहीं, तब तक बात आगे बनेगी नहीं। और सोचेगा, नौजवान बहुत समझदार है, तेजी से बढ़ते जा रहा है। तेजी से अंतर्राष्ट्रीय, अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं, अंतर धार्मिक विवाह हो रहे हैं,
और ये सब बावजूद तमाम कट्टरताओं के, ये तमाम कट्टरताएं बोथरी हो जाएंगी, ये तमाम कट्टरताएं टूट जाएंगी, ये तमाम धार्मिक जो मदानदता है ये समाप्त हो जाएगी, अपने आप चीजें होगी। और राजनीति में आप नवयुवक आ रहे हैं, और मैं तो राजनीति देख में रहा हूं, नौजवान आ रहे हैं, नौजवान आ रहे और हैं। नया 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 प्रशासन आपको देखने को मिलेगा, नया शासन देखने को मिलेगा। मैं अक्सर कई बार अपने पॉडकास्ट में ये पूछ लेता हूं कि महिला राजनीति में कम आ रही है, उसकी क्या वजह है, कुछ बता सकते हैं आप? वो कोई पुराना वाला सोच, स्त्री को दोयम दर्जे का समझना, ये सोच से जब मुक्ति हो जाएगी और बराबर वाला भाव आ जाएगा तो महिलाओं भी, आज इंदिरा गांधी की टक्कर पे विश्व में कोई है क्या? आज सुषमा स्वराज की टक्कर पे कोई है क्या? ऐसा नहीं। आज ममता बनर्जी की टक्कर में कोई है क्या? आज मायावती जी की टक्कर में कोई है क्या? अलग अलग पार्टियों में हैं ये, लेकिन है मजबूत औरतें हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है, इनके नाम ही नहीं है, ये बहुत मजबूत औरतें थी और कर गई। पर उनके नाम पे तो ये लाछन भी रखता है कि ये बहुत गलत किया जा रहा है, और गलत है कुछ मामलों में, हो सकता है कुछ गलत भी रहे होंगे, होगा कुछ। ठीक है, अब जैसे इंदिरा गांधी पे आरोप लगता है कि वो इमरजेंसी लगा दी, भाई ठीक है, उनके 100 कामों के बाद इमरजेंसी किन परिस्थितियों में लगी, उन परिस्थितियों को अगर आप देखोगे तो शायद आपको लगेगा कि शायद उस समय की जरूरत रही होगी। ऐसा सोच सकते हैं आप, नहीं भी सोच सकते, पर एक गलत काम से पूरे उस व्यक्ति को जीरो बना देना, यह भी कोई शानदार बात नहीं होगी। या वो एक गलत काम ही उसको जीरो बना गया, ऐसा आप सोच लो, आप सोच लो, लेकिन नहीं, दुनिया उसको जीरो नहीं मानती, दुनिया जीरो नहीं मानती। केवल एक काम से कोई आदमी गलत हो ही नहीं सकता, जीरो हो ही नहीं सकता। अगर मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा अपराध था, ठीक है, मेरा मानना है हाँ, कि उसकी वजह से जीरो बन सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, आपका सोच हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल। और क्या अब जो समय है, उनके भी वंशज हैं सब, हाँ, तो उनके वंशजों तो वो ने, मानवता के लिए वो क्यों नहीं आ गया? नहीं, उनके वंशजों ने कम से कम इतनी तमीज है, माने राहुल जी में इतनी तमीज है, प्रियंका में इतनी तमीज है कि उन्होंने इंदिरा गांधी के या उस समय के इमरजेंसी के अपराध के लिए कई बार क्षमा संसद में मांग ली। ये उदारता, ये मेरा है। वो टॉपिक नहीं रहा था, हाँ, मैं सिर्फ मानवता के लिए कह रहा हूँ। हाँ हाँ, मानवता के लिए वो लोग आगे क्यों नहीं आते जिनके पास सब कुछ है, और आ रहे हैं ना, लोग आ रहे हैं। कल्याण के लिए लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं। आ रहे हैं। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा भी लगा, और कुछ बातें कड़वी भी लगी। तो मेरा मानना है कि अगर, मुझे क्षमा करें, मैं सत्य कड़वा भी हो तो कहने में मुझे संकोच नहीं होता, और मैं ठकुर सुहाती मीठी मीठी बात शायद नहीं कर पाता, ये मेरा दोष है, लेकिन अब है जो है। और सबसे जो प्रभावित किया मुझे कि इस एज में आके आपने एक चैलेंज लेके एडवोकेट बने हैं, वो आपका उदाहरण ना जाने कितने लोग जिनके मन में यहाँ तक है बात, वो आगे बढ़ेंगे, उनके लिए रास्ता खुल गया है। और उम्र की कोई सीमा नहीं है, किसी भी आप काम को ठान लीजिए, असंभव नहीं है। तो ये उसका एग्जाम्पल है। शायद आपसे दोबारा मुलाकात करनी पड़े, जो वो दर्शक ही बताएंगे अगर कमेंट्स आएंगे। हाँ, अगर वो मानव कल्याण के लिए कुछ हो सकता है, आप जो फ्री में केस लड़ने के लिए कह रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो ना जाने कितने ऐसे गरीब होंगे जो वकील की फीस नहीं दे पा रहे होंगे, और वो सोचते होंगे, दबाव भी सह लेते होंगे, तो उनको शायद कुछ को, अगर पूरे गिलास में से एक बूंद को भी लाभ हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं समझूंगा मेरा ला करना सार्थक हुआ, हाँ। और मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आपको कमेंट्स करने हैं, कमेंट्स पे ही सारा आगे का पॉडकास्ट भी तैयार होगा, और जिसको आप मन की बातें जो आप भी निकालिए, ताकि हम प्रश्न करें, जिसको आप दोबारा बुलाना चाहें कहेंगे, हम बुलाएंगे। धन्यवाद।